नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में जो भी आपको कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा यानी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट। तो इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है आप देख लीजिए। हम अगर पूछा जाएगा फाहियान किसके दरबार में आया, फाहियान किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, यानी इनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। या अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय तो आंसर क्या मारेंगे? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। हर्षवर्धन ह्वेनसांग, आपको याद रखना है, हास्य हर्षवर्धन, हास्य ह्वेनसांग, हर्षवर्धन और ह्वेनसांग। और ईत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। ये जो ईत्सिंग है 7वीं शताब्दी के कब आया था? अंत में आया था ईत्सिंग। और ये तीनों कहाँ के यात्री हैं? तो चीनी यात्री हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन था? फाहियान। सीधा प्रश्न पूछेगा कि फाहियान किसके दरबार में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या लिखेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो क्या ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। और फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ह्वेनसांग, हास्य हर्षवर्धन। और ईत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। और ये जो तीनों जो देख रहे हैं क्या है? तो चीनी यात्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट। अगला देखिए, अलबरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ है? महमूद गजनवी के साथ आया था। कौन? तो अलबरूनी। और ये कहाँ के यात्री था? तो अरबी लेखक था। ये जो अलबरूनी है कहाँ का था? अरबी लेखक थे, यानी अरबी यात्री हम लोग कह सकते थे। और ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है इसका, जो किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इसका एक किताब है जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद, जिसका अर्थ क्या होता है? भारत की खोज। किसने लिखा? तो अलबरूनी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इवन बतूता कौन था? ते भी एक अरबी लेखक था और एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रीला। कौन लिखा था? इवन बतूता। इसको नोट कर लीजिएगा। यह क्या था? तो अरबी लेखक था। ये क्या था? अरबी लेखक था। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं कर दीजिएगा क्योंकि वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, और चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, यानी मौर्य काल से। और वो जो संबंधित किससे? गुप्त काल से। चंद्रगुप्त मौर्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज। और जो इंडिका पुस्तक आप देख रहे हैं किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो ये भी कौन था? मेगास्थनीज। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवन क्या है? भुवन लिखा गया कि भुवन क्या है? इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। ये जो भुवन है एक प्रकार का क्या है? तो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। और आपसे अगर पूछ लेगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में। इसका हेडक्वार्टर का कर्नाटक बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसका हेडक्वार्टर का बेंगलुरु कर्नाटक। अगर पूछ ले वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवान। और के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, यानी के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी समय पहली बार मानव चंद्रमा पे गया था। कब गया था? 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ था। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला पॉइंट है जो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान-1। और किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था किसको? चंद्रयान-1 को। चंद्रयान-2 तो ये लॉन्च हुआ था 22, डेट सेम है, सिर्फ इसमें महीना चेंज है, 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान-2 को। और ये किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? MK3 M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कौन? तो चंद्रयान-2। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट मंगलयान, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को। और इसको किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-C25 के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। और कब? तो 5 नवंबर 2013 को। अगर पूछेगा गगनयान, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बुक यानी आपने डायरी में, नोट डायरी में इसको नोट कर लीजिएगा। दिसंबर 2021 के अंत में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। किसको? तो गगनयान को। और यह किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? GSLV-MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा गगनयान। और यह क्या है? पहला मानव युक्त मिशन, स्टार लगा लीजिएगा, पहला मानव युक्त मिशन है। और कितने मानव जाएंगे, यानी कितने व्यक्ति साथ जाएंगे? तो 3 व्यक्ति। और कितने दिनों तक रहेंगे अंतरिक्ष में? 7 दिनों तक। या भारत का क्या है? तो पहला मानव युक्त मिशन है। और कितने व्यक्तियों को लेकर जाएगा? 3 व्यक्तियों को। और कितने दिन तक रहेगा अंतरिक्ष में? 7 दिनों तक। अगला पॉइंट है एमेजोनिया फर्स्ट यानी एमेजोनिया-1। तो यह किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको सिर्फ करना, PSLV-C51 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था एमेजोनिया। और ये कहाँ का उपग्रह था? तो ब्राजील का था। ये कहाँ का था? ब्राजील का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है। काहिरा मिस्र, और मिस्र कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नहीं, ये सही है। जो मिस्र का राजधानी कहाँ? काहिरा। भारत नई दिल्ली, ये भी सही है। कनाडा ओटावा, ये भी सही है। और कनाडा कहाँ पड़ता है? उत्तर भारत में, यानी जो कनाडा है उत्तर भारत में पड़ता है ये कनाडा। और कनाडा और आपको बताना है कि अमेरिका के बीच कौन सा यानी अक्षांश रेखा है? कनाडा और यूएसए के बीच कौन सा समांतर रेखा है? ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको बता दिया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी सिडनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आपको हम बता रहे हैं, हम देखिएगा मैप में, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी कहाँ? कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया एक है ऑस्ट्रिया और एक है ऑस्ट्रेलिया। एक जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया जो आपका पड़ेगा यूरोप महादेश में पड़ेगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया महादेश में। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबरा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो मैप है, इसमें अगर आप देखिएगा तो लास्ट जो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और इसका राजधानी का कैनबरा। लेकिन जो सिडनी दे रहा है, इस सिडनी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एक शहर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको गलत ही चुनना था कि इनमें से कौन सा देश की राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो सिडनी अगर पूछ लेगा ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का वियना। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी का वियना है। और ये किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा पूरा मैप में, तो यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यूरोप महादेश में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो जर्मनी के नीचे है यहाँ पे, और इसके नीचे क्या है? इटली। ये है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों दो अलग है। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों को द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? यानी द्विपद नाम पद्धति किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था। और लुईस पाश्चर,
रेबीज के टीके का खोज किसने किया? लुई पाश्चर। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। और पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर के द्वारा ही किया गया था। और चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का खोज किया गया था, जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर ऑफ इंडिया? तो देखिए इसमें अगर आप मैप में देखिएगा तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। क्या? इंडिया का मैप है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। अगर आप पूर्वोत्तर भारत में जाइएगा तो एंट्री कहाँ से करिएगा? पश्चिम बंगाल से। तो जैसे ही एंट्री आप करिएगा पश्चिम बंगाल से, तो जितना भी आपका राज्य पड़ेगा सभी क्या आएगा? 7 सिस्टर में आएगा, यानी 7 राज्य पड़ता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। काउंट करिए, पहला एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये कितने राज्य है? 5 राज्य, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर, 7 सीटर नाम से जानते हैं इसको हम। तो किसको? ये जो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर मणिपुर और मिजोरम में अगर कन्फ्यूजन करते हैं तो सबसे पहले आता है माँ, उसके बाद आता है मी, यानी पहले होगा मणिपुर उसके बाद होगा मिजोरम। और मेघालय, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय के मानसीमराम में, मानसीमराम मेघालय। तो ये क्या है? 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, यानी भारत की 7 बहनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा कि कौन शामिल नहीं है 7 सीटर में, कौन शामिल नहीं है? तो मेघालय भी शामिल है, नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो कौन शामिल नहीं है? सिक्किम। आपको खासा ध्यान देना कि जो सिक्किम है यहाँ ये शामिल नहीं है भारत के 7 बहनों में। तो ये कौन शामिल नहीं है? सिक्किम। और कंचनजंगा, जो कंचनजंगा माउंटेन है ये कहाँ पड़ता है? कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछ लीजिएगा आपसे सीधा कि कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में? तो ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, भारत का दूसरा। और पहला कौन सा? K2 जो काराकोरम दर्रा में पड़ता है, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नंदा देवी, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। यह किस पे आधारित था? तो एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को डॉट कहा जाता है। इससे जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है उसको हम सारा करा देंगे आज। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और जो कोशिका है, कोशिका जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो इसको नोट करिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या? फलों का अध्ययन। एक है फूलों का अध्ययन, एक है फलों, फल जो हम लोग खाते हैं, फूल जो चढ़ाते हैं, तो फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? तो कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन। तो कीट पतंगों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी क्या? कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन यानी कवक विज्ञान। फाइकोलॉजी क्या? शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। एंटोमोलॉजी तो एंटोमोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन जिसको हम बोलते हैं पुष्प, या पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला है एपी कल्चर। एपी कल्चर को हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। सेरीकल्चर को हम बोलते हैं रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर।
अगला पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन किस क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र से इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसको हम लिखा दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए 6। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? एक होता है अस्थायी सदस्य, एक होता है अस्थायी सदस्य। तो सदस्य अगर नोट करिएगा तो एक होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहां नोट करिएगा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद अस्थायी, और एक होता है अस्थायी सदस्य, यानी अस्थायी और अस्थायी सदस्य। तो जो अस्थायी सदस्य होता है कितना होता है? 10, और जो अस्थायी सदस्य होता है, कितना होता है? 5। और अस्थायी सदस्य के पास क्या होता है? वीटो पावर। तो प्रश्न ये भी पूछा था कि कौन सा देश अस्थायी सदस्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो जितने भी कितने देश आते हैं? 5, और टोटल मिलाकर पूछेगा तो कितना? 15। यानी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। और अस्थायी सदस्य कितना होता है? 5, जिसको पास क्या होता है? वीटो पावर। और अस्थायी सदस्य कितना होते हैं? 10, जिसको पास क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है ये पूछेगा तो 2 वर्ष। और भारत कैमा बार अस्थायी सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का? तो ये 8वां बार बना। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। अगला के दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। यानी इसको विकसित किसने किया से प्रश्न पूछ रहा। CD डैक पुणे, इसको विकसित किसने किया? तो CD डैक पुणे। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था इसका नाम क्या था? परम 8000, परम 8000। और इसको भी किसने विकसित किया था? तो C डैक पुणे इसको विकसित किया था। किसको? तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और जो परम 10,000 है इसको भी विकसित किसने किया? तो C डैक पुणे। यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, और विकसित किसने किया? C डैक पुणे। दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? C। इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कहने का मतलब है किसी का पक्ष इसको नहीं लेना चाहिए। जो लोकतंत्र में प्रेस है, लोकतंत्र है, इसको किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, यानी यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। किसको? तो लोकतंत्र में प्रेस को। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि यह इसका स्थापना कब हुआ, और इसका मेन जो पूछेगा फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था। किसका? सार्क का। और इसका मुख्यालय कहाँ? यानी ढाका। और ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और ये पड़ता कहाँ? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ढाका। 8 दिसंबर 1985 सार्क का स्थापना हुआ था। पूछा कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका जो सदस्य कौन नहीं है? तो मलेशिया है। और कितने सदस्य टोटल? 8। टोटल पूछ लेगा कितने सदस्य है? तो 8। इसमें टोटल कितने सदस्य? 8। कौन कौन सदस्य इसको देख लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत से जितने भी देश सीमा साझा करता है सभी का सार्क का सदस्य है। आपको ध्यान देना कौन है? एक चीन, यानी जहाँ चाइना बोल सकते हैं, चीन है जो क्या सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा?
अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, भूटान आएगा, इंडिया आएगा, मालदीव आएगा, नेपाल आएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका नीचे। तो श्रीलंका टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 8। फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहाँ यानी हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। फुल फॉर्म क्या था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कि मलेशिया है जो सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है बीजिंग चीन में मुख्यालय। तो इसमें कितने देश है, इसमें भी 8 देश है। देखिए 5 जो देश है तान वाला, जैसे में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, टोटल मिला के तान वाला कितने देश है 5 देश। बाकी बचा 3 देश जिसमें आ जाएगा चाइना, रसिया यानी रूस और इंडिया। इंडिया और रसिया यानी रूस को कब शामिल किया गया था, नवीनतम देश कौन है तो इंडिया और रसिया। इसको शामिल कब किया गया 2017 में। इसको शामिल कब किया गया 2017 में। किसको तो इंडिया और रसिया यानी रूस को। तो इसको याद रखे देख लीजिए, यहाँ रसिया हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यानी ताने वाले टोटल मिलाकर कितने 5 और 3 कौन कौन है इंडिया, रसिया यानी रूस और चाइना। आसियान के सदस्य की सूची। तो इसमें यह प्रश्न पूछेगा कि भारत आसियान का सदस्य है या नहीं। भारत जो है आसियान का सदस्य है या नहीं। तो भारत है जो आसियान का सदस्य नहीं है। और यह क्या होता है तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह संगठन कौन सा तो आसियान। और ये इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा खासा। और इसका मुख्यालय कहाँ हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में, जकार्ता। तो इसमें कौन कौन सा देश है जो सदस्य है तो लाओस हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, बुर्नेई हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार इसका सदस्य है। तो टोटल मिलाकर कितने सदस्य है तो देख लीजिए 3 और 3 6 3 9 यानी 10 सदस्य है किसका तो आसियान का। और भारत इसका सदस्य है या नहीं तो नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जकार्ता में, जकार्ता जो कहाँ पड़ता है इंडोनेशिया। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहला यानी न्यू, तो न्यू से क्या याद रखिएगा नया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है। पूछ रहा कि भारत की पहली स्वदेशी यानी स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या जो INS अरिहंत, INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो ये फैक्ट प्रश्न है, इसका डेट याद रखना पड़ेगा कब किया गया था 1986। ऑप्शन नंबर ए। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है। जो संक्षिप्त शब्द है आपको बताना है SMPS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मूड पावर सप्लाई, स्विच्ड मूड पावर सप्लाई यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका फुल फॉर्म क्या था स्विच मूड पावर सप्लाई। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है। तो भारत, और भारत में भी पूछेगा तो कहाँ आंध्र प्रदेश में। देखिए आ भा में भी रा लगा हुआ और आंध्र लिखेगा तो उसमें भी रा लगा रहेगा। देखिए इस तरह से, तो यानी आ भा में रा लगा गया है यानी अभ्रक से आंध्र प्रदेश। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आंध्र प्रदेश में। और पूरा देश में पूछेगा तो भारत, और राज्य में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। E बराबर MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका खोज किसने किया था ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। आइजैक न्यूटन गति का नियम दिया था, गति का नियम दिया था किसने दिया था तो आइजैक न्यूटन
मैरी क्यूरी, जिसको मैडम क्यूरी बोलते, 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अभी तुरंत आपको बताया था कि 1969 में, यानी 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग। पूछा कौन सा व्यक्ति, यहाँ पूछा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। और कब गया था? 20 जुलाई 1969 को। किस यान के द्वारा? अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन पर सवार नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने साल 1969 में 20 जुलाई को चांद की सतह पर कदम रख नया इतिहास रचा। इसको नोट कर लीजिएगा। 3 व्यक्ति गए थे, एक थे नील आर्मस्ट्रांग, एक थे बज एल्ड्रिन, एक थे माइकल कोलिंस। जो माइकल कोलिंस था, क्या था? जो माइकल कोलिंस था, एक कहाँ रह गया था? तो यान में ही रह गया था। जो अपोलो 11 है उसी में रह गया था, यह चंद्रमा पर नहीं उतरा था। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो जिला का नाम बताना। अजमेर। और अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? यानी त्यौहार से रिलेटेड है, फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सा चोटी है? कंचनजंगा। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो कौन सा झील है? बैकाल झील। और आपको इसका आंसर देना कि यह कहाँ पड़ता है। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? एनफील्ड जो राइफल है उसको लाने के लिए कौन उत्तरदायी, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया गया? ये जो संबंधित है 1857 के क्रांति से संबंधित है। तो आपको बताना ये किसने लाया था। तो ये कौन लाया था? तत्कालीन जो उस समय के था, एक तरह से गवर्नर कह सकते हैं, यानी हेनरी हार्डिंग ने इसको लाया था। और उस समय के वाइसराय कौन था? ये प्रश्न पूछेगा। उस समय के वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। उस समय के वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय देखिए, लॉर्ड जो कैनिंग है भारत का प्रथम वाइसराय रहता। भारत का प्रथम वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और इससे पहले क्या रहता? इससे पहले रहता गवर्नर जनरल। 1858 में बनाया जाता वाइसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग को। और जो क्रांति होता है 1857 में होता है, यानी उस समय तक क्या रहता है? गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल रहता है, यानी उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न, इसको बहुत और बताया है, फ्रांस। निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो किसमें होते हैं? जो फ्रिज सब जो आप देख रहे हो उसमें, यानी परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब ये निकलता है तो किसका क्षरण करता है? यानी ओजोन परत का। ये ओजोन परत का क्षरण करता है। और ओजोन संक्षरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर ओजोन संक्षरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और ये किससे संबंधित है? सीधा पूछेगा तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। कौन? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। और मनाया कब जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1995 से। यानी पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में। और ओजोन परत किस मंडल में पड़ता है? समताप मंडल में। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? जो हम्पी है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव। ऑप्शन नंबर ए, यही है हम्पी का मंदिर। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है?
यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा कि निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है? तो इसका नाम क्या है? ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी। ये सब जो प्रश्न है फैक्ट प्रश्न है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा? तो भरत मुनि ने लिखा था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा, ह्वेनसांग किसके काल में था? हर्षवर्धन के काल में था, ऑप्शन नंबर। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि। कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम, और यह किससे संबंधित है? तो गंगा के साफ सफाई से। नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसका नाम क्या? HCL फाउंडेशन। HCL फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW रिटवेंस ने डिजाइन की थी? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का डिजाइन किसने किया? तो किसने किया था? FW स्टीवेंस, जिसका नाम क्या है? FW स्टीवेंस। किसका डिजाइन किया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये यह उल्टा पूछ लिया गया कि जो MW F लिखा गया, FW स्टीवेंस है, यह किसका डिजाइन किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। और इनका नाम क्या है? FW स्टीवेंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्राप्त करता है, या किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि समान रोजगार यानी सभी को समान रोजगार दिया जाएगा, या संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो इसका नाम क्या है? अस्परगंधा। अस्पर नहीं, सर्पगंधा। इसका नाम क्या है? सर्पगंधा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो उनका नाम क्या है? AS किरण कुमार। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान, जो वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछ लेगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को। और यही पूछ लेगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस। प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? भारत किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो आपको हम बहुत बार इसको बताएं, मुंबई से थाने। और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना था? 34 किलोमीटर। और इसको शुरू किसने किया था? डलहौजी। किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में। शुरू कब किया गया था? 1953 में, सॉरी 1853। पहली बार ट्रेन सेवा शुरू कब की गई थी? 1853 में। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने। डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। और हड़प नीति लागू किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। हड़प नीति किसने लागू किया? डलहौजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे सारा क्या हो गया? समाप्त हो गया, यानी इंड हो गया। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।